चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग एटम। ओके, एटम का रिवीजन करना है हम लोग को। इसके पहले हमने थ्योरी क्लासेस पूरी कर ली है, तो फटाफट रिवीजन देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है भाई। तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस ऑफ द हीलियम इज कॉल्ड अल्फा पार्टिकल। ठीक है ना, तो हीलियम के न्यूक्लियस को हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द स्कैटरिंग एंगल अल्फा ऑफ अ अल्फा पार्टिकल इफ इम्पैक्ट पैरामीटर इज जीरो। कह रहा अगर इम्पैक्ट पैरामीटर जीरो है तो क्या होगा स्कैटरिंग एंगल। तो हमको पता है कि भैया जो इम्पैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला आता है उसमें आता है बी इज प्रोपोर्शनल टू कॉट थीटा बाई टू। अगर बी को जीरो कर दोगे यानी कॉट थीटा बाई टू इक्वल टू जीरो, यानी थीटा बाई टू इक्वल टू कितना हो जाएगा? जीरो। ओके, क्योंकि कॉट थीटा बाई टू इक्वल टू जीरो मतलब थीटा बाई टू इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा बाई टू इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि कॉट की वैल्यू 90 डिग्री पर जीरो होती है। तो ये जो थीटा बाई टू है 90 होना पड़ेगा, यानी थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। दिस इज आल्सो डन। सेकंड क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट राइट एन इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ऑफ द थॉमसन एटॉमिक मॉडल। क्या था भाई? द एंटायर मास एंड पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द स्फीयर। पंपकिन बोलता हूँ, वाटरमेलन मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल दिया था उस बेसिस पे। विच पार्ट ऑफ एन एटम इज डिस्कवर्ड बाय द रदरफोर्ड? भाई वेरी सिंपल, न्यूक्लियस है। ओके हाँ, इन बोहर्स मॉडल रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट इज r0। व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द सेकंड ऑर्बिट? भाई जो रदरफोर्ड का जो बोहर्स मॉडल का फार्मूला आता है nth ऑर्बिट की रेडियस वो क्या आती है? r0 कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय n का स्क्वायर, r प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, है ना। r0 क्या होती है? पहले ऑर्बिट की रेडियस। तो अगर n इक्वल टू 2 कर दोगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। मतलब आंसर क्या है? 4r0। मतलब कि जो रेडियस होगी वो 4 गुने हो जाएगी। डन। यस सर। डिफाइन स्टेबल ऑर्बिट इन बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो बोहर ने क्वांटाइज थ्योरी दी, क्वांटाइजेशन थ्योरी। उन्होंने कहा था कि जो L होता है वो h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, यानी L इक्वल टू NH/2 पाई। L इक्वल्स टू NH/2 पाई। तो n की जगह इंटीग्रल मल्टीपल लगा दिया, समझ गया ना। सो डिफाइन स्टेबल ऑर्बिट बोहर्स थ्योरम। तो द स्टेबल ऑर्बिट ऑफ दोज ऑर्बिट, द स्टेबल ऑर्बिट आर दोज ऑर्बिट इन विच द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन revolving in those orbit are is integral multiple of h/2 पाई। उन्होंने कहा स्टेबल ऑर्बिट वे ऑर्बिट होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम जो होता है h/2 पाई का कंप्लीट मल्टीपल होता है ना। h/2 पाई का कंप्लीट मल्टीपल। तो उन्होंने उसको लिखा था कि जैसे उसको लिख भी सकते हो आप कि L इक्वल्स टू NH/2 पाई। यदि मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं लिखूंगा इसको कि L इक्वल्स टू L इक्वल्स टू h/2 पाई का कंप्लीट मल्टीपल h/2 पाई मल्टीप्लाई बाई n, है ना। L को ही हम क्या बोलते हैं? mvr। L इक्वल्स टू mvr, एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू h/2 पाई का कंप्लीट मल्टीपल, ये बताया। तो चलिए ये भी हो गया भाई, डिफाइंड स्टेबल ऑर्बिट हो गया। हाँ, स्टेट बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन तो यही था, mvr इक्वल्स टू NH/2 पाई, ये बोहर्स की क्वांटाइजेशन कंडीशन थी, ठीक है ना। mvr इक्वल्स टू NH/2 पाई। mvr equals to NH/2 पाई। नेक्स्ट इसके बाद ओके देन सो राइट क्वांटाइजेशन कंडीशन फॉर द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन सेकंड ऑर्बिट। सेकंड ऑर्बिट मूव कर रहा है तो बताइए क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या बनेगी? वेरी सिंपल, n की वैल्यू 2, तो mvr इक्वल टू NH/2 पाई। 2 से 2 कैंसिल, तो mvr इक्वल्स टू h/2 पाई। ओके यस सर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, who discovered the nuclear model of atom? Rutherford discovered the nuclear model. Write the name of the experiment performed. Alpha scattering experiment. He performed the Rutherford alpha scattering experiment. बहुत ही famous experiment है। Write the name of the 5 spectral lines present in the line spectrum of hydrogen. पहला Lyman series, फिर Balmer series, फिर Paschen series, Brackett series और Pfund series। तो ये 5 सीरीज होती हैं, है ना। 5 स्पेक्ट्रम हमको मिला करते हैं। Write the angular momentum of the electron in first orbit. Very simple, L equal to NH/2 पाई, n की जगह 1 रख दीजिए, h/2 पाई। This is also done. Then next question, why only gold leaf is taken for the scattering? Okay, और कोई दूसरी लीफ को क्यों नहीं लिया गया भैया? गोल्ड लीफ को ही क्यों लिया गया स्कैटरिंग के लिए?
For scattering the alpha particle, the leaf should be very thin, so alpha particle get scattered after the collision. Moreover, the nucleus should be heavy, so the alpha particle are scattered by the large angle. Gold has both the properties. Number one, gold जो होता है वो highest malleable, मतलब उसको पीट पीट के पतला कर सकते हो, तो इसलिए बहुत पतला रहेगा, समझ गए ना, इसलिए उसकी गोल्ड की लीफ जो होती है बहुत थिन होती है। और दूसरा, गोल्ड का न्यूक्लियस जो होता है हैवी होता है। गोल्ड हैज बोथ द प्रॉपर्टीज, मोर ओवर दिस फाइल ऑफ गोल्ड कैन इजिली बी मेड। इसके अलावा गोल्ड की फाइल को इजिली बनना आसान है, ठीक है ना। नेक्स्ट, व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन और ये तो दोबारा आ गया ना भाई, ये तो हो चुका है। हाँ, फर्स्ट ऑर्बिट में NH/2 पाई n की वैल्यू बन रही है। The spectrum of hydrogen atom has many lines through a hydrogen atom contains only one electron pi. The spectrum of hydrogen atom के पास हाइड्रोजन एटम का जो स्पेक्ट्रम निकलता है उसमें बहुत सारी लाइन होती है, मगर हाइड्रोजन के पास केवल हाइड्रोजन एटम केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो ऐसा क्यों होता है, इतनी सारी लाइंस कहाँ से आती हैं? The large number of spectral lines are present in hydrogen atom spectrum because the light source of hydrogen, because in the light source of hydrogen a large number of atoms are there. There is a different transition in different atoms, that is why hydrogen spectrum contains number of lines. देखिए, इनका कहना है कि आप जिस चीज का लाइट सोर्स का स्पेक्ट्रम देख रहे हो, जिस स्पेक्ट्रम की बात की गई है इन लाइट सोर्स, अगर आप किसी लाइट सोर्स के स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हो तो वहां एक एटम तो होगा नहीं, वहां तो करोड़ों एटम होंगे। अब करोड़ों एटम अलग अलग टाइम पे और अलग अलग फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन छोड़ रहे होंगे, तो इसलिए आपको जो है बहुत सारी लाइंस दिखाई देगी, कोई एक लाइन दिखाई नहीं देगी, क्योंकि बहुत सारे एटम है भाई। एक एटम थोड़ा ना होगा कोई लाइट सोर्स में जो हाइड्रोजन बर्न हो रहा है, उसमें बहुत सारे होंगे, इसलिए इसमें मल्टीपल यस होंगे। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज मेंट बाय ट्रांजिशन? ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? हाउ मच टाइम इट टेक्स द जंप ऑफ एटम फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर स्टेट इज कॉल्ड ट्रांजिशन। इट इज टेक अबाउट 10 की पावर -8 सेकंड, ठीक है? हां सर, 10 की पावर -8। What may be the maximum and minimum number of emission transition between the energy level n equals to 5 to n equals to 1? कह रहा maximum and minimum, तो मतलब कि n equal to 5 पे इलेक्ट्रॉन बैठा है और n equal to 1 पे फाइनली कूद रहा है, तो बताइए कितने ट्रांजिशन पॉसिबल हो सकते हैं? देखिए कैसे ट्रांजिशन, मिनिमम तो 1 हो जाएंगे ट्रांजिशन, क्योंकि सीधे 5 से गिरा और 1 पे गिर गया, n equal to 5 से n equal to मिनिमम तो 1 हो गए। अब मैक्सिमम ट्रांजिशन कितने हो सकते हैं? देखिए मैक्सिमम बन रहे हैं 5 से 4 जा सकता है, 5 से 3 जा सकता है, 5 से 2 जा सकता है, 5 से 1 जा सकता है, समझ गया ना? तो ये 5 से वाले हो गए। अब देखो, अब 4 पे पहुंचा था तो 4 से 3 जा सकता है, 4 से 2 जा सकता है, 4 से 1 जा सकता है, या 5 से 3 जाने के बाद 3 से 2 जाएगा, 3 से 2 जाएगा, 4 से 1 चला गया था, 3 से 2 गया ये देखिए, और 3 से 1, या 5 से 2 जाने के बाद सीधे किससे जाएगा? 2 से 1। देख लीजिए कितने ट्रांजिशन पॉसिबल हो सकते हैं, समझ में आया कि नहीं है? भाई देखो 5 से 4 गया ना, पहले 5 से 4 गया, अब 4 से किस पे जाएगा? 4 से 3 पे जाएगा, 4 से 2 पे जाएगा, या 4 से 1 पे जाएगा? हो गया ना? अगर 5 से 4 पे कूदा तो 4 के बाद किस पे जाएगा? या तो 3 पे, या तो 2 पे, या तो 1 पे, मतलब 3 पॉसिबिलिटी। अब अगर मान लो 5 से 3 पे कूदता तो 3 से 2 पे जाता है या 3 से 1 पे जाता? और अगर 5 से सीधे 1 पे कूदता तो 5 से कोई बात ही नहीं है ना, समझ में आ गया ना? तो ये हो गया इस तरीके से 5 से 3। अगर 5 से 2 पे कूदता तो 2 से 1 जाता, तो इस तरीके से टोटल इनको काउंट कर लो कितने होंगे? 10। तो कितने ट्रांजिशन पॉसिबल है? 10। आ गया समझ में? कोई दिक्कत? तो ये इतना हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, what will happen if electron remains stationary in an orbit? If the electron remains stationary in orbit, it would fall into the nucleus due to electrostatic attraction of nucleus, so atom would be unstable। कह रहा है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है स्टेशनरी किसी ऑर्बिट में रहेगा, रुका रहेगा, तो क्या होगा भाई? सीधी सीधी बात है, उस पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन लगेगा, ठीक है ना? अगर सर्कुलर मोशन करता तो उसका जो बैलेंस हो जाता फोर्स, बट यदि अगर वो रुका हुआ है तो वो सीधे न्यूक्लियस उसे क्या कर लेगा? खींच लेगा, तो वो न्यूक्लियस पे आके गिर जाएगा। तो इफ द इलेक्ट्रॉन रिमेन्स स्टेशनरी इन एन ऑर्बिट, इट वुड फॉल इनटू द न्यूक्लियस
ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस सो द एटम वुड अनस्टेबल, इस तरीके से एटम जो होगा अनस्टेबल हो जाएगा। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द बोहर्स रेडियस इन एन हाइड्रोजन एटम, तो भाई रिलेशन याद कर लो रेडियस का, क्वांटिटी बोहर्स रेडियस कहलाती है आर नॉट इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना इनटू एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई एम ई स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर, ऊपर एन स्क्वायर भी आता है तो एन की वैल्यू 1 पुट कर दो, ठीक है ना, काटाकुटी कर दो जी, आंसर आ गया फर्स्ट, और जेड की वैल्यू 1 रख देना, तो जो मैंने रिलेशन कराया उससे कर लेना रेडियस से, आंसर आ गया एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर अपॉन पाई एम ई का स्क्वायर। ओके नेक्स्ट, if the elements with principal quantum number n equal to 4 are not included in nature, then what will be number of such possible elements? कह रहा है कि n equal to 4 से ज्यादा के एलिमेंट नहीं लिए गए, मतलब चौथी शेल से ज्यादा के इंक्लूड नहीं किए गए। भाई तो किस रूल से फिलिंग होती है 2n स्क्वायर, फिलिंग किस रूल से होती है 2n स्क्वायर, मतलब पहले शेल में 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 2 इंटू 2 का स्क्वायर 8, फिर तीसरे में 18 और चौथे में 32, बस इतने में ही अपनी पीरियड टेबल खत्म हो जाएगी। तो टोटल कितने एलिमेंट हुए 60, मतलब अगर ऐसा n इक्वल टू 4 के आगे शेल परमिट नहीं होती तो अपने जो केमिस्ट्री में होते टोटल कितने एलिमेंट होते 60, समझ में आया ना। For principal quantum number n equals to 4, the atom will have only k, l, m and shell. The maximum number of electron in these shell according to the 2n square will be 2, 8, 18 and 32. The maximum number of electron in these cell will be 2 plus 8 plus 18 plus 32, that is equals to 60. तो इस तरीके से 60 पॉसिबल होते, क्लियर हुआ, बन जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वांटम नंबर, हाँ क्वांटम प्रिंसिपल, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू क्वांटम प्रिंसिपल लिखना चाहिए इनको, ठीक है ना। चलिए next, what is the significance of the negative kinetic energy of the electron in the orbit? If it positive then what does it mean? भाई negative kinetic energy का negative potential energy का मतलब, kinetic तो नहीं सॉरी, negative energy का मतलब होता है कि कोई चीज फाइनली क्या महसूस कर रही है, अट्रैक्शन। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निगेटिव आती है, इसका मतलब वो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में बंधा हुआ है। नेगेटिव एनर्जी मतलब एडिक्शन, एडिक्शन मतलब गुलामी एक तरीके की। तो नेगेटिव एनर्जी जो होती है वो बताती है कि कोई बंधा हुआ है सामने वाला, बाउंडेड है, समझ गए ना, उस पर लोन है एनर्जी का, ठीक है ना। यस, तो द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ई के प्लस यू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इसको सॉल्व करने पर कितना आता है माइनस ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, मतलब नेगेटिव आ रहा है हियर, नेगेटिव साइन शोज दैट electron is bounded with nucleus with a negative energy b positive energy, nucleus if the electron if the energy be positive, अगर ये एनर्जी पॉजिटिव होती इसका मतलब जो है इलेक्ट्रॉन विल नॉट रिवॉल्व इन अराउंड द न्यूक्लियस इन ए बैलेंस इन ए बाउंडेड ऑर्बिट। अगर एनर्जी पॉजिटिव होती तो पॉजिटिव एनर्जी रिपल्सिव नेचर को दिखाती है, इलेक्ट्रॉन छोड़ करके चला जाता और वो बाउंड नहीं करता, उसके चारों तरफ घूमता नहीं। बोहर्स ऑर्बिट इज कॉल्ड स्टेबल ऑर्बिट। भाई बोहर्स के ऑर्बिट को स्टेबल ऑर्बिट क्यों बोलते हैं? सर क्योंकि एनर्जी एटम ना आता ना जाता है, अपनी शेल में रहता है, क्योंकि ये स्टेट फिक्स एनर्जी के हुआ करते हैं। Bohr's orbit is called stable orbit because the electron revolving in this orbit neither emit the energy not absorb, ना ही ये एनर्जी एमिट करते हैं ना ही ये एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए इस ऑर्बिट को बोहर्स स्टेबल ऑर्बिट कहते हैं। क्लियर हुआ? चलिए, तो ये ऑर्बिट जो होता है बोहर्स स्टेबल ऑर्बिट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल? रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल क्या है? तो ये तो अपन पढ़ चुके हैं रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल क्या है, पढ़िए रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। Each atom consists of a small central core called as the nucleus of the atom, in which entire positive charge and almost the whole mass of the atom are concentrated. हाँ, ये whole mass concentrate होता है। नेक्स्ट, साइज ऑफ द न्यूक्लियस। Size of the nucleus is of order of about 10 to the power minus 15 meter, which is very small as compared to size of atom 10 to the power 15 meter. हाँ, -15 को गलत करके वहाँ 10 की पावर -10 कर लो। ओके, दैट इज 10। तो न्यूक्लियस का जो साइज, जो एटम का साइज होता है वो 10 की पावर -10 होता है, न्यूक्लियस का और छोटा होता है। नेक्स्ट पढ़िए, द न्यूक्लियस। The nucleus of an atom is surrounded by a number of electrons in such a way the total number of electrons such that total negative charge is equal to the total positive charge of the nucleus. That is why the atom remains electrically neutral. जितने नेगेटिव उतने पॉजिटिव बैलेंस हो गया तो एटम न्यूट्रल होता है। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, The electrons are not stable, but they revolve around the nucleus in various circular orbits.
The required centripetal for circular motion is provided to electrons by the attraction between nucleus and electron. Yes, electron are not stable, but they revolve in nucleus, around the nucleus in various circular orbit. The required centripetal force of the circular motion is provided by the electrons by the attraction between the nucleus and electrons. ठीक है ना, मतलब कि उनको घुमाने के लिए, ये जैसे इलेक्ट्रॉन आपका घूम रहा है इसके चारों तरफ, तो इसको घुमाने के लिए कौन प्रोवाइड करेगा? सेंट्रिपेटल फोर्स, जो आपका न्यूक्लियस से लगने वाला फोर्स होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, Yes, sir. वही फोर्स जो है बन जाएगा क्या? सेंट्रिपिटल फोर्स, और ये घूमता रहेगा। हाँ सर। ठीक है जी, आगे बात समझ में? Yes, sir. यस, नेक्स्ट कंडीशन है बोहर्स। अगला है एक्सप्लेन द बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन फॉर द एंगुलर मोमेंटम। पढ़िए। Bohr's quantization condition. The electron can revolve only in those orbits in which the angular momentum of the electron is integral multiple of h upon 2 pi. If L is angular momentum, then L is equal to mvr is equal to nh upon 2 pi when n is equal to 1 to 3. यस Next the Planck constant. यस, बिल्कुल यही कंडीशन है, इसको बोलते हैं अपन कंडीशन, बोहर्स कंडीशन, बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट विल बी हैपन, ये तो हो गया ना। हाँ सर। Okay. Yes. Next, according to the relation. According to the equation, हाँ, 1 upon lambda is equal to r bracket 1 upon n2 square minus 1 upon n1 square. What will be the shortest wavelength with which will either be absorbed or be emitted? हाँ, यस, बताइए कौन सी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब हाईएस्ट एनर्जी। Yes, sir. हाईएस्ट एनर्जी के लिए ट्रांजिशन सबसे बड़ा होना चाहिए। ट्रांजिशन सबसे बड़ा मतलब हाईएस्ट एक्साइटेड स्टेट टू लोएस्ट एक्साइटेड स्टेट, या लोएस्ट टू हाईएस्ट जाए, समझ गए ना? Yes, sir. तो अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट कर रहा, कूद रहा है ना, या अंदर की तरफ आ रहा है, तो उसे n1 इक्वल टू इन्फिनिटी से लेके 1, n2 इक्वल टू 1, मतलब इन्फिनिटी से 1, मतलब बाहर से एकदम उसको n2 इक्वल टू 1 पे लेके आओ, तो उस समय उसका क्या एनर्जी बनेगी? मैक्सिमम। Yes, और sir. एनर्जी मैक्सिमम बनेगी तो वेवलेंथ क्या होगी? सबसे छोटी। ठीक ना? Yes, sir. शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पढ़िए। फॉर द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, For the shortest wavelength, the RHS of the equation should be greatest, such that when n is equal to infinity and n2 is equal to 1, then 1 upon lambda is equal to r. Lambda is equal to 1 upon r is equal to 1 upon 1.097 into 10 to the power 7. Lambda is equal to 1 upon 1.097 into 10 to the power minus 7 meter. Lambda is equal to 10 to the power minus 3 upon 1.097 into 10970 0.097 into 10 की पावर 9 नैनोमीटर, दैट इज इक्वल्स टू 91.157 नैनोमीटर। ठीक है ना? ये लैम्डा का फॉर्मूला है। तो इस तरीके की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आपको मिलेगी जिस समय ट्रांजिशन आपका होगा n इक्वल्स टू इन्फिनिटी से लेके n इक्वल्स टू 1। सर ऊपर 1 10 की पावर माइनस 3 क्यों आया? इसको ब्रेक कर दिया है, यहाँ से इसको क्या किया है कि ब्रेक कर दिया गया है। ये जो डेसिमल है, अगर इसको एक मिनट ऐसे भी देख लो, तो इसके 4 जीरो नीचे दे दिए। 10 की पावर माइनस 7, हाँ उसके 4 जीरो नीचे दे दिए, सही कह रहे हो, 4 जीरो उसके नीचे दे दिए। चलिए नेक्स्ट पढ़िए। What are the Bohr's quantum condition and frequency condition? The electrons can revolve in those orbits with which the angular momentum of electron is integral multiple of h upon 2 pi, where h is the Planck's constant such that angular momentum L is equal to mvr is equal to nh upon 2 pi, where n is equal to 1, 2, 3. This is called Bohr's quantum condition. When an electron jumps from energy level
of higher energy E2 to the energy level having energy E1, then a photon is emitted whose energy is equal to the difference of the energies of the two levels, so that E2 minus E1 is equal to h nu, where nu is the frequency of the emitted photon. This is called Bohr's frequency condition. Exactly. Next question. Describe Rutherford experiment related to alpha particle scattering. Also that condition drawn for it. So alpha scattering है. अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग का पूरा एक्सपेरिमेंट वही जो मैंने कराया था वो हाँ है. सर. पढ़िए. द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट. The experimental arrangement of Rutherford alpha particle scattering experiment is shown in figure A. Radioactive substance radon as PO is kept in a head in a lead box from the hole O. Then alpha particles are emitted out with high speed. After passing through D1 and D2, रेडॉन substance radon as PO. Radon as PO. Radon as PO is kept in the lead box. PO means पोलोनियम होगा यहाँ पे, ठीक है ना. Radon कुछ गड़बड़ लिखा हुआ है, चलो बाद में देखते हैं. पढ़ो. after passing through D1 and D2, these alpha particles are incident on gold leaf in the form of a beam. The thickness of gold foil is about 10 to the power minus 6 centimeters. The scattered alpha particle falls on screen S, in which ZNS is coated. Alpha particles produce flash of light on this screen, which can be observed by a microscope M. Conclusion: most of the alpha particles pass through the foil straight undeflected. Thus, it can be concluded that most of the part of atom is hollow. Second, alpha particles are repelled, so there should be positive charge on the nucleus. The entire positive charge should be on the center of the atom or nucleus. Important. By the Rutherford experiment, it is come to know that the positive charge of the atom is concentrated at the central core of atom, which is called as nucleus. Yes. Which is called As nucleus. nucleus. ठीक है ना. चलिए नेक्स्ट है एक्सप्लेन दैट व्हाई रदरफोर्ड मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम या विच मेन पार्ट ऑफ द एटम वाज डिस्कवर्ड बाय द रदरफोर्ड. Nucleus. हाँ, सेकेंड पार्ट पढ़िए. अकॉर्डिंग टू द According to Rutherford's atomic model, each electron revolves around the nucleus in a circular orbit. Hence, there is centripetal acceleration in these electrons. But an accelerated charge emits the electromagnetic wave. Thus, the energy of these electrons should be decreased and the radius of orbit should be decreased. As a result, the electron will flow a spiral path and finally will fall on the nucleus. Obviously, the atom will not be so stable, but we know that the atom is stable. Hence, the Rutherford model was not able to explain the stability of atom. The nucleus of the atom was discovered by Rutherford. यस. अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट कर रहा है सर्कुलर पाथ में मूव करते हुए, है ना, Yes, sir. तो वो एनर्जी रेडिएट करेगा और एक दिन उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी. हाँ सर. तो वो कहाँ पे गिर जाएगा? सेंटर पे, Center पे. न्यूक्लियस पे. बट Yes, sir. ऐसा नहीं हुआ, नहीं होता है. तो इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए रदरफोर्ड, ठीक है ना. हाँ सर. चलिए पढ़िए. ऑन द बेसिस ऑफ On the basis of Rutherford's atomic model, obtain expression for total energy of electron in the hydrogen atom. The energy of electron is negative. What does it mean? Consider an electron mass m is revolving with velocity v in a circular path of radius r. The centripetal force of revolution is produced by electrostatic attraction between electron and nucleus. So that m square by r is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught E dot E upon R square. R is equal to 1 upon 4 by epsilon naught E square upon mv square. यस. तो भैया हाँ सर. सेंट्रिपेटल फोर्स किसके इक्वल होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के. sir. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या पढ़ाया था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर. तो ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन. सर. न्यूक्लियस का चार्ज इलेक्ट्रॉन के इक्वल है, तो ये आ गया. हाँ पढ़ो. इक्वेशन 1 शोज Equation 1 shows the relation between radius of orbit and speed of electron. If the kinetic energy of the electron is k, then k is equal to half mv square. Putting value from equation 1, k is equal to 1 by 2 m 1 upon 4 pi epsilon naught dot E upon m r. हाँ, यहाँ से v स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो. हाँ सर. तो v स्क्वायर से r नीचे चला जाएगा, ये वैल्यू पुट कर दी. तो फाइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई? 1 बाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन r.
Yes, ये आगे काइनेटिक एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 1/4 Q1 Q2 अपॉन R, उससे वैल्यू निकाल ली पोटेंशियल की, दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, दोनों को ऐड ऐड कर दिया। ठीक है, दोनों को आपने ऐड कर दिया, तो दोनों को ऐड करने के बाद ई स्क्वायर अपॉन 8πε0r माइनस ई स्क्वायर अपॉन 4πε0r, तो कितना आ जाएगा, माइनस ई स्क्वायर अपॉन 8πε0r। इसको सॉल्व करने पर देखिए जो आपके पास आ रहा है कितना आ गया, माइनस ई स्क्वायर अपॉन 8πε0r। ठीक है ना, पढ़ो द टोटल एनर्जी। The total energy of electron is negative. It implies that the electron is bounded with nucleus. इससे पता चलता है इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस से बाउंडेड है। इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से बाउंडेड है। चलिए नेक्स्ट स्टेट मेन पोस्टुलेट ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। इसको लगा state main postulates of Bohr atomic model. The main postulate of Bohr atomic model are as follows: the entire mass and entire positive charge of atom is concentrated at the nucleus. The electrostatic attraction force between nucleus and electron provides the required centripetal force to electrons to revolve round the nucleus. So around आएगा? राउंड कर दो बात एक ही है। The electron does not revolve around the nucleus in all possible orbits, but they revolve in some specific orbits. These orbits are called as stable orbits. The stable orbits are those orbits in which the angular momentum of the electron is integral multiple of h upon 2 pi, where h is Planck's constant, h is equal to 6.63 into 10 to the power minus 34 joule second. If m is mass of the electron, r is radius of the orbit, and v is its speed, then angular momentum mvr is equal to nh upon 2 pi, where n is equal to 1, 2, 3. N is called as principal quantum number. Fifth, the electrons revolving in stable orbits neither absorb nor emit the energy. The emission or absorption of energy takes place only when they jump from one orbit to another. तो तभी होता है एमिशन या आपका उनका एब्जॉर्प्शन एनर्जी का, जब वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाते हैं। बट लगातार रदरफोर्ड कह रहे थे कि लगातार एनर्जी निकलेगी, जबकि स्पेक्ट्रम में ऐसा नहीं देखा गया। नेक्स्ट है व्हाट राइट द लिमिटेशन ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। The limitations of Bohr's atomic model are given below. The theory is successful only in explaining the hydrogenic atoms such as hydrogen, ions, helium, etc. Even in case of hydrogen, some of the spectral lines have a fine structure, which means that these lines are a combination of closely packed fine lines. This theory failed to explain this fine structure. This theory does not predict the relative intensities of various spectral lines. Fourth, when an atom is placed and it a strong magnetic field, then splitting of the spectral lines takes place. This phenomenon is called as Zeeman effect, and if it is placed in electric field, then the splitting of spectral lines is called Stark's effect. Bohr's theory could not explain these effects. Fifth, the value of Rydberg constant obtained by this theory is different from experimental value. तो ये थी बोहर्स थ्योरी की लिमिटेशन। नेक्स्ट, The total energy of an electron in the first excited state of the hydrogen atom is about minus 3.4 electron volt. What is the kinetic energy of the electron in this state? What is the potential energy of electron in this state? Which of the answers above would change if the choice of the zero of potential energy is changed? if the choice of the if the choice of the zero of the potential energy is changed। चलिए देखिए, तो कह रहा भैया काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है 1/8 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई आर। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है 1/-1/4 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई आर। और टोटल एनर्जी क्या होती है के प्लस, ये हो गई टोटल एनर्जी। अब देखिए टोटल एनर्जी अपन ने ऐड कर दी, E इज इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। सॉल्व करने पर देखिए कितना आ गया, E इज इक्वल टू आ गया -1/एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई आर। मतलब इसका निगेटिव, ये क्या थी काइनेटिक का निगेटिव क्या कहलाएगा माइनस, ठीक है ना। यस सर। चलिए आगे कह रहा है कि इस क्वेश्चन में
तो अपने पास जो है U की वैल्यू -2 के ली गई है। U की वैल्यू -2 की क्यों ली गई है? ओके, होता ही है, वो तो होती है ऑल्सो। देखो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, देखो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो काइनेटिक का नेगेटिव डबल होती है, क्योंकि काइनेटिक पॉजिटिव होती है। और काइनेटिक एनर्जी कितनी आ रही थी? देखिए काइनेटिक एनर्जी आपके पास आ रही थी 1/8πε0r E²/r, ये काइनेटिक थी। और ये जो पोटेंशियल आ रही है वो क्या है? उसका डबल है ना, वो 2 का मल्टीप्लाई करोगे क्या जाएगा, मतलब पोटेंशियल इज इक्वल टू नेगेटिव 2 टाइम्स ऑफ डबल। और टोटल एनर्जी कितनी दी गई यहाँ पे? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो टोटल एनर्जी का नेगेटिव हुआ करती है। काइनेटिक एनर्जी जो होती है दैट इज इक्वल टू ये माइनस के, ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ के। तो कितनी हो जाएगी? +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि टोटल एनर्जी कितनी दी गई है क्वेश्चन में? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसकी टोटल एनर्जी हो जाएगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी इसका डबल, सॉरी पॉजिटिव 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी का निगेटिवली डबल होती है। तो आंसर कितना आ गया? -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस, चलिए पढ़िए। इफ E इक्वल्स टू 3.4 if E is equal to 3 point minus minus 3.4 3.4 electron volt only when the zero of the potential energy is at infinity. If the zero of the potential energy is changed, only potential energy hence total energy would change. However, kinetic energy remains unaffected. यस, काइनेटिक अनडिफेक्टेड रहेगी, केवल पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Prove that the radius of nth Bohr orbit of an atom is proportional to n square when n is principal quantum number. तो केवल आपको रेडियस का फॉर्मूला निकालना है। तो कैसे निकालोगे भाई? हम जानते हैं mvr इक्वल टू nh/2π, तो यहाँ से v की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। अब mv²/r किसके इक्वल होता है? 1/4πε0 q1 q2/r²। q1 कितना हो जाएगा? Ze, और दूसरे वाले का e, तो हो गया Ze²/4πε0r²। तो mv² इक्वल टू एक आर से एक आर कैंसिल, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या किया आपने? mv² निकाला था, यहाँ से v की वैल्यू का स्क्वायर पुट कर दो। यहाँ पे v की वैल्यू का स्क्वायर पुट कर दिया, सॉल्व कर दिया, तो रेडियस की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। इन द अबव एक्सप्रेशन एक्सेप्ट n ऑल द क्वांटिटीज आर कांस्टेंट, तो r इज प्रोपोर्शनल टू n का स्क्वायर। ठीक है जी, चलिए ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन है, इन द बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम राइट द फॉर्मूला टू डिटरमाइन वेवलेंथ। वेवलेंथ को डिटरमाइन करने का फॉर्मूला लिख लीजिए। स्टेट द रेंज ऑफ शॉर्टेस्ट, लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑन विच रीजन द स्पेक्ट्रम दिस सीरीज फॉल। इस ये जो सीरीज होती है किस रीजन में फॉल होगी? चलिए देखिए इसके आंसर देखते हैं। यस, देखिए सबसे पहला फॉर्मूला देखिए, बामर सीरीज जो होती है, बामर सीरीज का मतलब होता है n इक्वल टू 2, जो इसकी फर्स्ट स्टेट होती है, फाइनल n इक्वल टू 2 होती है, और इनिशियली कहीं से भी गिरे, n से गिरे, है ना। तो यस, फॉर लैम्डा इक्वल टू वेवलेंथ, लैम्डा वेवलेंथ है और r जो है रेडबर्ग कांस्टेंट है। अब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब मिलेगी? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ तब मिलेगी जब एनर्जी सबसे कम होगी। एनर्जी क्या होगी? सबसे कम होगी। एनर्जी सबसे कम मतलब फ्रीक्वेंसी सबसे कम, तो फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी तो वेवलेंथ क्या मिलेगी? लॉन्गर, है ना। तो n इक्वल टू 2 पे कूदना है तो 3 से ही कूदा दो। अगर 3 से कूदा दोगे आप n इक्वल टू 3 पे, तो उस समय आपको जो क्या मिलेगी? वेवलेंथ सबसे लंबी। तो आपका ये वेवलेंथ आ गया भाई सॉल्व करके, समझ गए ना। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब हाईएस्ट एनर्जी, तो हाईएस्ट एनर्जी के लिए कहां से कूदा दो? इन्फिनिटी से। तो आंसर आ गया 1/λ मिनिमम इक्वल टू 1.097 इंटू 10⁻⁷, 1/2 स्क्वायर और 1/∞ का स्क्वायर। क्लियर हो गया? ये लैम्डा मिनिमम। अब कह रहा बताइए इसकी स्पेक्ट्रल लाइन कहाँ पे मिलती है? तो भैया इसकी स्पेक्ट्रल लाइन विजिबल रीजन में मिलती है, क्योंकि आप वेवलेंथ देख लो कितनी आ रही है, 3646, और यहाँ पे कितनी आ रही है? 6563, यानी 65। तो 3000 एंगस्ट्रॉम से लेके 7000 एंगस्ट्रॉम किसका रीजन है? विजिबल रेज का। तो आंसर जो लाइट निकलेंगी वो क्या होंगी? विजिबल निकलेंगी। चलिए पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट do you mean by excitation energy? What is the value of first excitation of hydrogen atom? Second, define ionization energy. What is the value of hydrogen atom? एक्साइटेशन एनर्जी, ठीक है ना।
एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब होता है ग्राउंड Sir, स्टेट से लेके किसी higher भी state स्टेट पे तक जाना। जाने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको बोलते हैं एक्साइटेशन एनर्जी। Yes, sir. फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी मतलब n इक्वल टू 1 से कहाँ पे कूदना है, n इक्वल टू 2 पर। पढ़िए द एनर्जी The रिक्वायर्ड। energy required by an electron of an atom to jump from the ground state to any one of the excited state is called excitation energy. The energy of electron of hydrogen atom is in its ground state n is equal to 1 is minus 13.6, and energy of electron in the first excitation state n is equal to 2 is minus 3.4 electron volt. First excitation energy of hydrogen atom is equal to E2 minus E1 is equal to minus 3.4 minus 13.6 electron volt. V is equal to minus 3.4 प्लस plus 13.6, क्योंकि 13.6. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आंसर आएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब इलेक्ट्रॉन को आपको उसके ग्राउंड ऑर्बिट से उसके n इक्वल टू 2 पर भेजना है तो इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। दिस इज कॉल्ड एक्साइटेशन एनर्जी। Energy. अगला पढ़िए आयनाइजेशन एनर्जी। Ionization energy. The energy required by an electron to eject an electron completely out of the atom is called ionization energy. The ionization energy of electron atom E infinity minus E1 ऑफ is. एन हाइड्रोजन एटम, Yes, sir. है ना। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन की आयनाइजेशन एनर्जी होगी, किसी एटम की नहीं होती है ना, Yes, sir. इलेक्ट्रॉन की होती है। तो ई इन्फिनिटी माइनस ई वन, है ना। तो हाईएस्ट एनर्जी कितनी है, 0 है इन्फिनिटी पर, माइनस कितनी रिक्वायर, जहां पे बैठा होगा वहां पे कितनी होगी, 13.6. 13.6 माइनस का, तो आंसर प्लस 13.6 ये होगी। अगला क्वेश्चन पढ़िए। The ionization energy of hydrogen atom is 13.6 electron volt. An electron which jumps from ग्राउंड ground स्टेट। state to n is equal to 4 state. Calculate the wavelength of the photon. हाँ भाई देखो ये क्या कर रहा है, ये n इक्वल टू 0 से n इक्वल टू ग्राउंड स्टेट n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 4 पे जा रहा है। हाँ सर, n इक्वल टू 4 पे जा रहा है, मतलब ये लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी जोन में जा रहा है, मतलब इसको फोटोन की जरूरत होगी। तो सबसे पहले एनर्जी रिक्वायरमेंट निकाल लीजिए भाई। तो एनर्जी कितनी लगेगी, देखो पहले E1 पे था और फिर E4 पे कूद गया, तो E4 पे एनर्जी कितनी हो जाएगी, माइनस 0.85, ठीक है ना। और E1 की कितनी है, माइनस 13.6। तो चेंज इन एनर्जी कितना हो गया, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। तो इसने कितना गेन कर लिया भाई, 12.75 प्लस का गेन कर लिया। अब इतने के हिसाब से आप निकाल दीजिए वो फॉर्मूला इक्वल्स टू एच न्यू। तो अपन को लैम्डा चाहिए, तो एच सी बाई लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा एच सी बाई ई पता है, एच पता है, सी पता है, वैल्यू रख दीजिए। आंसर आ रहा 973 एंगस्ट्रॉम का आपको इसको फोटोन देना पड़ेगा। नेक्स्ट पढ़िए। If the value of energy of an impact parameter is increased, then will the scattering angle increase or decrease? हाँ, विल द स्कैटरिंग एंगल इंक्रीज। तो एनर्जी के साथ में इम्पैक्ट Increase पैरामीटर होगा। का रिलेशन देख लेते हैं, उससे पता चल जाएगा कि इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। ये देखिए ये रिलेशन होता है, देखिए हाई ये अगर बढ़ेगा तो बी क्या होगा, घटेगा। Yes, sir. बी क्या होगा, घटेगा, घटेगा। वैसे इस फॉर्मूले में। तो अगर इसको इंक्रीज करोगे तो स्कैटरिंग पैरामीटर का एंगल Decrease. है ना, ये डिक्रीज करना पड़ेगा। पढ़ो, इफ द एनर्जी, If the energy is increased, then in the same ratio, the value of cot theta by 2 should be increased, such that the angle of scattering will decrease. यहाँ पे एक बात कही गई है, उसको मैं बता देता हूँ। इफ द वैल्यू ऑफ एनर्जी फॉर एन इम्पैक्ट पैरामीटर, मतलब इम्पैक्ट पैरामीटर गिवन, इम्पैक्ट पैरामीटर कांस्टेंट है, मतलब आपको यहाँ पे बी कांस्टेंट रखना है। आपको यहाँ पे बी को क्या रखना है, कांस्टेंट। तो अगर ये इंक्रीज होगा तो कॉट थीटा बाई 2 भी बढ़ना पड़ेगा। Yes, sir. और कॉट थीटा बाई 2 को बढ़ने के लिए, कॉट थीटा बाई 2 को बढ़ने के लिए जो एंगल होगा वो डिक्रीज होगा, क्योंकि छोटे एंगल के लिए कॉट की वैल्यू ज्यादा होती है और बड़े एंगल के लिए कॉट की वैल्यू कम होती है, ठीक है ना। तो बी को कांस्टेंट रखने के लिए अगर एम बी स्क्वायर बढ़ रहा है तो कॉट थीटा बाई 2 ही बढ़ेगा, बट कॉट थीटा बाई 2 तब बढ़ेगा जब थीटा बाई 2 कमेगा। तो आंसर द एंगल ऑफ स्कैटरिंग विल डिक्रीज। अगला क्वेश्चन पढ़िए। What should be the value of angle of scattering for impact parameter b is equal to 0? हाँ, तो ये पढ़ा दिया, तो b इक्वल टू 0 है तो cot थीटा बाई 2 इक्वल टू 0 है, 180 थीटा इक्वल डिग्री टू हो जाएगा। 90 डिग्री, यानी थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है जी। Yes, sir. अगला क्वेश्चन। In the Rutherford experiment, the number of alpha particles scattered at 90 degree is 28 per minute. Count the number of particles scattered at 120 degree. बस फॉर्मूला लगा दीजिए, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन साइन की पावर 4 थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला हुआ करता है। Yes, sir. n1 अपॉन n2 इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइन थीटा 2 अपॉन 2 की पावर 4 एंड साइन की पावर 4 थीटा 1 बाई 2। भाई थीटा 1 दिया 90, थीटा 2 दिया 120, n1 की वैल्यू 28 पर मिनट दी गई है, सारी वैल्यू पुट करके आपको n2 आ जाएगा। कर लेंगे क्लियर। Yes, sir. चलिए नेक्स्ट। Up
to हाँ what least distant from the nucleus of silver Z is equal to 47 or alpha particles of energy 8 mega electron volt can reach. हाँ, मतलब एनर्जी का रिलेशन आपको रेडियस पता करनी है एनर्जी के टर्म्स में। तो रेडियस इन द टर्म्स ऑफ एनर्जी क्या होती है? आर जी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 स्क्वायर अपॉन ई, ठीक है ना? Yes, sir. ई मतलब काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना? यहाँ पे एनर्जी से कंपेयर करते हैं हम लोग जब Yes, sir. नहीं, टोटल एनर्जी नॉट काइनेटिक एनर्जी, दिस इज टोटल एनर्जी, ठीक है ना? कैसे आ गए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जैसे कि मान लीजिए ये क्या बनेगा यहाँ पे, ये अपने पास बनेगा फोर्स बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, इनटू इसको कैसे लाया जाए डेरिवेशन को, पहले इस पर बात कर लेते हैं, है ना? यहाँ पे 2 आ रहा है, 2 स्क्वायर अपॉन ई। तो 2 क्यों आ रहा है भाई? अप टू व्हाट लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस z इक्वल टू 47 द अल्फा। ओके अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2 यूनिट होता है, तो 2 स्क्वायर अपॉन ई। कैसे बन गया ये फॉर्मूला देख लो, मैं इसको बना देता हूँ। हाँ, देखिए सेंट्रिपिटल फोर्स जो होता है वो होता है mv स्क्वायर अपॉन आर। mv स्क्वायर अपॉन आर को कौन प्रोवाइड करता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q1 q2 अपॉन कितना? r स्क्वायर। तो एक r से एक r कैंसिल, तो r ऊपर आ जाएगा और ये बन जाएगा क्या? mv स्क्वायर, Yes, sir. है ना? r ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या बन जाएगा? MV square. mv स्क्वायर। यस, तो mv स्क्वायर बट इससे और तो ऊपर आ गया mv स्क्वायर। चलिए, तो ये फॉर्मूला जो है वो है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का। तो ये फॉर्मूला होता है आर नॉट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 जेड ई स्क्वायर अपॉन क्या? के मतलब काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितने का दिया? अल्फा पार्टिकल ऑफ एनर्जी 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी इसको दी गई है। Yes, sir. चलो 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर लिया, है ना? बाकी सारी चीजें तो पता है, तो वैल्यू पुट कर दो भाई। आंसर आ गया, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कितनी आ गई? 1.69 इंटू 10⁻14 मीटर। इतनी दूरी पर जो है एटम आपका रहेगा। सही है, क्लियर हो गया? हाँ, sir. इतनी दूरी पर एटम आपका मिलेगा, मिल जाएगा। हाँ, sir. तो इसको नोट कर लीजिए, फिनिश हुआ ये चैप्टर आपका एटम, है ना? ओके।